नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं और फिर बिना ब्रेक के नॉनस्टॉप विश्लेषण भी करने वाले हैं। आज की सबसे बड़ी खबर बेंगलुरु से है। आज हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया ने कैसे बेंगलुरु शहर को सुलगा दिया। ये बेंगलुरु को अशांत करने वाली फेसबुक पोस्ट का विश्लेषण है। ऐसी घटनाएं समाज और प्रशासन को खबरदार करने वाले अलार्म की तरह होती हैं। सवाल यह है कि बेंगलुरु में हुई हिंसा को किसकी नाकामी माना जाए? क्या बेंगलुरु में जो कुछ हुआ वो पूरी प्लानिंग से हुआ? क्या बेंगलुरु हिंसा का एसडीपीआई और पीएफआई से कनेक्शन है? इन सब के जवाब हम ढूंढने की करेंगे आज कोशिश, और आपको बेंगलुरु से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। ये विश्लेषण नंबर 1 होगा। क्या आपने कभी किसी को हर रोज अपने अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकालते हुए देखा है? जाहिर है इतनी बड़ी रकम निकालते हुए आपने किसी को भी नहीं देखा होगा, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में यह काम एक चाइनीज अपराधी कर रहा था। 40 बैंक अकाउंट, फर्जी पासपोर्ट और भारत में अपनी शादी का इस्तेमाल करके ये चाइनीज आदमी हवाला का बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था। आपको ये जानकारी भी देंगे कि हवाला आखिर क्या होता है। इसके बाद आपको भारत और चीन की टैंक वाली टक्कर भी दिखाने वाले हैं। एलएसी पर चीन ने अपने हल्के टैंक तैनात कर दिए हैं। इन टैंकों का जवाब देने के लिए भारत की भी बड़ी तैयारी है। देखना यह होगा कि मेड इन चाइना टैंक भारत के भीष्म टैंक के सामने किस तरह टिक पाते हैं। इसके अलावा एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि अमेरिका की राजनीति में ऑपरेशन कमला हो गया है। उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने के बाद कमला हैरिस अमेरिका की राजनीति में ट्रेंड कर रही हैं। उनकी मां भारतीय थी और कमला की आंखों में सुपर पावर अमेरिका की सत्ता का सपना है। आज आपको कमला हैरिस का भारतीय बायोडेटा दिखाएंगे, और आज हमारे पास उन लोगों के लिए एक काम की भी खबर है जो एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करते हैं और गूगल प्ले स्टोर से तरह तरह की एप्स को डाउनलोड करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके फोन में पाकिस्तानी एप्स भी हो सकती है? शायद नहीं दिया हो, लेकिन आज हम अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के जरिए ये बताने वाले हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के आदेश पर एंड्रॉयड ऐप बनाने वाले डेवलपर भारतीय सेना, पुलिस, बीजेपी के पार्टी वर्कर्स और आम लोगों को कैसे टारगेट कर रहे हैं। तो ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत बेंगलुरु की खबर से करेंगे हम। कल आधी रात को बेंगलुरु हिंसा की आग में जल रहा था। वहां भीड़ ने ऐसा उपद्रव मचाया कि पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ये उपद्रव सोशल मीडिया की एक भड़काऊ पोस्ट का विरोध कर रही भीड़ ने किया। भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट कांग्रेस के एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे पी नवीन ने सोशल मीडिया पर डाली थी। भड़काऊ पोस्ट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के नाम पर बेंगलुरु के डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन पर लोगों ने वहां पर पहुंच गए, आगजनी की, पथराव करना शुरू कर दिया। कम से कम 5 घंटों तक हालात पूरी तरह से बेकाबू रहे। उपद्रवियों ने एमएलए श्रीनिवास मूर्ति के घर पर हमला किया और पुलिस स्टेशन में भी जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने इस मामले में भड़काऊ पोस्ट को शेयर करने वाले कांग्रेस एमएलए श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे नवीन को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस पूरी हिंसा में एसडीपीआई नाम के संगठन का लिंक सामने आया है। पहले आप पूरी घटना को समझिए, उसके बाद लिंक के बारे में आपको देंगे जानकारी। शहर में आग लग गई क्योंकि एक भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट लिखी गई थी। ये बेंगलुरु का डीजी हल्ली इलाका है, जहां रात तकरीबन 9:30 बजे से लेकर आधी रात 2 बजे तक उपद्रवी बेकाबू रहे। कांग्रेस के एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर और डीजी हल्ली पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। सरकारी गाड़ियां हो या पब्लिक की, इलाके में खड़ी सभी गाड़ियों को आग लगा दी गई। उपद्रवी किस कदर हंगामा कर रहे थे, इसे सीसीटीवी की तस्वीरों ने भी बताया है। हिंसा सिर्फ डीजी हल्ली थाने के इलाके तक सीमित नहीं रही, बल्कि केजी हल्ली इलाके में भी उपद्रव हुआ। हिंसा में एक एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत 50 पुलिस वाले घायल हुए। 5 घंटे के ऊपर चले उपद्रव में एमएलए श्रीनिवास मूर्ति और उनकी बहन की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। डीजे हल्ली इलाके में पुलिस स्टेशन में बड़ा नुकसान साफ देखा जा सकता है।
एक एटीएम बूथ में हुई क्षति की तस्वीरें भी दिख रही हैं। ये हालात तब काबू में आए जब पुलिस को फायरिंग की इजाजत मिली। They have taken law into their hands and Gundaism was at the highest peak. Therefore, police have taken firm action, stern action, and there was a firing. And after that only the whole mob was controlled. Otherwise, it would have spread to the other areas of Bangalore. बेंगलुरु का यह हंगामा तब शुरू हुआ जब एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे पी नवीन की एक भड़काऊ पोस्ट के खिलाफ डीजे हल्ली थाने में कुछ लोग एफआईआर दर्ज कराने गए थे। भड़काऊ पोस्ट मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद को लेकर थी, जिसे पी नवीन ने अब हटा लिया है, लेकिन इसे लेकर ऐसा उपद्रव हुआ कि पुलिस को भी संभलने का मौका नहीं मिला। हालात को संभालने के लिए जब पुलिस ने फायरिंग की तो उसमें 2 लोगों की मौत बीती रात हो गई और एक शख्स की जान बुधवार को गई। Right now the situation is completely under control. We have imposed curfew in 2 police station limits, that is KG Halli and DJ Halli. So these 2 places we have imposed curfew, and in the remaining city 144 section has been imposed. So right now situation is peaceful. बेंगलुरु में इस हिंसा के बाद प्रभावित इलाके की स्थिति तनावपूर्ण है और इलाके में धारा 144 लगा दी गई। पुलिस ने विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने वाले पी नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा हिंसा को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के नेता मुजम्मिल पाशा को गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु में पार्षद का चुनाव लड़ चुके मुजम्मिल पाशा समेत 145 उपद्रवी पुलिस की गिरफ्त में है। कर्नाटक सरकार ने उपद्रव में हुए सरकारी नुकसान की उसी तरह भरपाई का फैसला किया है जैसे यूपी की योगी सरकार ने सीए विरोधी हिंसा के दौरान हुए नुकसान पर किया था। Investigation will be done by district magistrate and we'll book the culprit, however big he is, and we'll book the organizations also. There is a Supreme Court order to recover the losses. So by the people who have created the losses. So as per the Supreme Court guidelines, we'll take action. इस बीच कांग्रेस एमएलए अखंड श्रीनिवास ने हिंसा को लेकर चिंता जताई है और ये दावा किया है कि उपद्रवी उनके विधानसभा क्षेत्र के नहीं थे। कल कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे घर में आग लगा दी। उन्होंने पेट्रोल बम फेंका। पुलिस को जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये एमएलए के साथ हो सकता है तो बाकियों के साथ क्या होगा? मैंने गृह मंत्री, पुलिस अधिकारियों और पार्टी नेताओं से घटना पर बात की है। जिन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये सब किया है वो बाहरी थे। बेंगलुरु हिंसा में शामिल भीड़ सैकड़ों में थी और जिस तरह कुछ घंटों में ही इतना बड़ा उपद्रव हुआ उसे अचानक भड़की हिंसा मानना मुश्किल है। ये मामला इसलिए भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि 3 दिन बाद भारत का स्वतंत्रता दिवस है। कार्तिक के साथ नागार्जुन, बेंगलुरु आज तक। बेंगलुरु हिंसा के लिए जिस एसडीपीआई का लिंक सामने आ रहा है उससे जुड़े संगठन पीएफआई का नाम पहले भी हिंसा के मामले में सामने आ चुका है। खासकर दिसंबर 1999 और जनवरी 2000 में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान जो हिंसा हुई थी उसे लेकर पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसा है। इन सब के बीच बेंगलुरु हिंसा को लेकर एक तरफ कांग्रेस की चुप्पी का सवाल उठाकर बीजेपी हमला कर रही है तो वहीं कर्नाटक सरकार के मंत्रियों ने इसे मुस्लिम वोट बैंक के लिए मची होड़ का नतीजा करार दिया। बेंगलुरु में ये आग असहिष्णुता की है। पहले एक भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट लिखी गई और फिर उसके विरोध के नाम पर एक ऐसी हिंसा हुई कि सभ्य समाज कांप जाए। कांग्रेस एमएलए श्रीनिवास मूर्ति का भतीजा पी नवीन भड़काऊ पोस्ट पर कटघरे में है तो उसकी आड़ में हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहे शख्स का नाम है मुजम्मिल पाशा। मुजम्मिल पाशा उस एसडीपीआई का सदस्य है जो पीएफआई से जुड़ा है। एसडीपीआई पहले भी हिंसा के मामलों में संदेह के घेरे में रही पीएफआई का राजनीतिक विंग है, लेकिन बेंगलुरु हिंसा में खुद को घिरता देख एसडीपीआई ने पूरी जिम्मेदारी भड़काऊ पोस्ट पर डाल दी है। पुलिस का जो निग्लिजेंस है ये सारे मामला का जिम्मेदारी है, क्योंकि नवीन जैसा एक क्रिमिनल कंटिन्यूसली कई दिनों से इस्लाम के खिलाफ
सोशल मीडिया में पोस्ट डालने को आया था और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक गुस्ताखी भी किया था। इसको लेकर पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेंट करने के लिए गए, वहां के पुलिस ऑफिसर और एसीपी दो घंटा 3 घंटे टाइम दीजिए बोल के कहा, लेकिन रात के 11:30 बजे तक वो नवीन को अरेस्ट भी नहीं किया, कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। ये देखकर ऑलरेडी जो लोग आक्रोश हुए थे, लोग जम गए हैं और इस तरह का एक अनटुवर्ड इंसिडेंट हुआ है। ये नहीं होना था लेकिन हुआ है। इस एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप है। वो कांग्रेस से पहले जेडीयू में थे। कर्नाटक की बीजेपी सरकार एक और हिंसा के लिए सुनियोजित साजिश का आरोप लगा रही है, तो ये भी कह रही है कि इसके पीछे कांग्रेस और पीएफआई की आपस में वोट बैंक की लड़ाई भी है। It looks like more a fight between SDPI and Congress. They are trying to, capture the kind of votes, or they want to represent the minority section. This is what they are trying to, be the champion, and in the process, the people have become the sufferer. कर्नाटक पुलिस ने अभी जनवरी 2020 में भी सीए विरोधी दंगों के दौरान कई एसडीपीआई कार्यकर्ताओं को हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फरवरी 2020 में केरल के सीएम पिनरई विजयन ने भी सीए विरोधी दंगों के लिए एसडीपीआई पर सवाल उठाए थे। SDPI പോലുള്ള ചില തീവ്രവാദ സംഘങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് കാര്യങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ചില അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചിലയിടത്ത് ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നു. इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु हिंसा पर कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं से कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया है। उधर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा है कि हम शांति सद्भाव के लिए सरकार का सहयोग करेंगे। देखिए, जो लोग भीम और मीम राजनीति या गठजोड़ की बात करते हैं वो इस पूरे प्रकरण पे चुप है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस विधायक के घर पर हमला हुआ वो कांग्रेस के विधायक हैं, दलित समुदाय से आते हैं, एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने अपने विधायक को छोड़ तक दिया है। वो उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए हैं जिन्होंने आगजनी करी, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। बिल्कुल स्पष्ट है कि इस घटना के पीछे पीएफआई और उसकी पॉलिटिकल आर्म एसडीपीआई जो है उसके कार्यकर्ता हैं। We condemn it. We condemn even whoever done. Let the law take it. No one can take the law into their hands. We are for peace. We don't want anyone to make use of this law and take the law into their hands. जेडीयू के नेता HD कुमारस्वामी ने अपने बयान में कहा कि कोई धर्म या समुदाय कानून से ऊपर नहीं, जो कानून का पालन न करे उसे दंडित किया जाए। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और गौरव सावंत के साथ कार्तिक, बेंगलुरु आज तक। यहां पर एक आंकड़ा करेक्ट करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूं। बेंगलुरु हिंसा के लिए जिस एसडीपीआई का लिंक सामने आ रहा है उससे जुड़े संगठन पीएफआई का नाम पहले भी हिंसा में सामने आ चुका है, जैसा कि इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया है। आपको बता दें, बीते साल यानी कि दिसंबर 2019 और इसी साल जनवरी में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान जो हिंसा हुई थी उसे लेकर पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसा है और इसी वजह से लेकर कई तरह के सवाल भी इस पूरी खबर पर सामने आ रहे हैं। इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। लेकिन बेंगलुरु की हिंसा के बीच बीती रात की तस्वीर भी वायरल हो रही है। इसमें दावा हो रहा है कि ह्यूमन चेन बनाकर खड़े लोग उपद्रवी भीड़ को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं ताकि एक हनुमान मंदिर को बचाया जा सके। इस भीड़ को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पहली तरह की प्रतिक्रियाओं में कहा गया है कि यही असली हिंदुस्तान की तस्वीर है, जबकि दूसरी तरह की प्रतिक्रिया है कि आखिर ये किन लोगों की भीड़ थी जो मंदिर को निशाना बनाने पर आमादा थी। हनुमान मंदिर कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर के सामने बना है। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिल्ली में रहकर आराम से हर रोज 3 करोड़ रुपए निकालने वाले चाइनीज अपराधी के बारे में बताते हैं। ये चाइनीज अपराधी कोई छोटा मोटा नहीं, 1000 करोड़ रुपए का हवाला नेटवर्क चला रहा था। चीन का यह शख्स कई वर्षों से भारत में पहचान बदलकर रह रहा था और फर्जी कंपनियां बनाकर हवाला के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहा था। आयकर की टीम ने दिल्ली में उसके 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। हैरानी की बात यह है कि इसके पास भारत का हर कानूनी दस्तावेज मिला है और ये 5000 मीटर के दायरे में गोला दाग सकता है, जबकि T-90 टैंक 1 मिनट में 8 गोले फायर करने की क्षमता।
चीन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पहले ही भारतीय सेना के T-90 टैंक LAC के पास तैनात किए गए हैं। T-72, T-90 और अर्जुन टैंक भारतीय सेना में पहले से ही शामिल हैं। ये मैदानी इलाकों में बेहद कारगर भी हैं। चीन ने LAC के ऊपर ईस्टर्न लद्दाख में लाइट T-15 टैंक्स तैनात किए हैं। ये तकरीबन 30 से 33 टन के बीच इनका वजन है और 105 mm गन से लैस हैं। हिंदुस्तान ने T-90 44 टन और 125 मिलीमीटर गन के साथ लैस हैं और इनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी हैं जिनका रेंज तकरीबन 4 किलोमीटर है। तो T-15 टैंक्स को टक्कर देने के लिए हिंदुस्तान के पास T-90 टैंक्स तैनात हैं। लद्दाख में भारत की नीतियों में बदलाव को देखकर चीन भौचक्का हो गया है। भारी तोपखाना, टैंक, लड़ाकू विमान, सबका निशाना चीन की तरफ है। ऐसे में चीन मेड इन चाइना हथियारों की नुमाइश कर रहा है, लेकिन इन हथियारों की कोई गारंटी नहीं है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मेड इन चाइना प्रोडक्ट पर भरोसा करना हमेशा मुश्किल होता है। चीन के टैंक्स भी ऐसे ही हैं। रूस में हुए टैंक गेम्स में चीन के टैंक बार बार खराब प्रदर्शन करते रहे हैं। टैंक गेम्स में चीन के टैंक का पहिया निकल गया था और इन्हीं गेम्स में कई मौकों पर चीन के टैंक ब्रेक डाउन भी हुए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं रूस के बैथलॉन की, जब वहां पर चाइनीज टैंक का पहिया निकलकर अलग हो गया था। तब दुनिया भर में इस इवेंट को देखा जा रहा था और लोगों ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा था, चीन के पास युद्ध के लिए हथियार नहीं बल्कि खिलौने हैं। 2018 में रूस के बैथलॉन में चीन के एक टैंक का ब्रेकडाउन भी हो गया था। इस प्रतियोगिता की मुश्किलों के बीच चीन के टैंक का इंजन जवाब दे गया था। यानी चीन की प्रोडक्शन क्वालिटी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए LAC पर उसके हथियार कितने कारगर साबित होंगे, इस पर सभी को शक है। आपने चीन की टैंक वाली चाल देखी और चीन का हवाला नेटवर्क भी देखा। इस पूरे खेल को समझने के बाद आपके दिमाग में यह सवाल भी आया होगा कि आखिर हवाला होता क्या है और कहां से आया है ये शब्द। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमने रिसर्च किया है और हवाला पर एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसे इंटरपोल और फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क ने तैयार किया था। माना यह जाता है कि हवाला सिस्टम की शुरुआत भारत में हुई। हालांकि हवाला शब्द अरब से चलकर यहां तक पहुंचा है। इसका पहला जिक्र 8वीं शताब्दी में मिलता है। भूमध्य सागर से दक्षिण चीन सागर तक 6500 किलोमीटर लंबा व्यापार मार्ग था, सिल्क रूट। ये रास्ता अफ्रीका, एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ता था। इस रास्ते पर अक्सर लूटपाट की घटनाएं होती रहती थीं। तब व्यवस्थित बैंकिंग सिस्टम भी नहीं था। ऐसे में व्यापारियों ने एक तरकीब सोची। व्यापारियों ने तय किया कि वो आपस में एक खास किस्म का टोकन रखेंगे। जब अरब से कोई आदमी चीन की तरफ जाएगा तो अरब का व्यापारी उसे ये टोकन देगा और एक खास व्यापारी का पता भी। चीन का व्यापारी उस टोकन को रख लेगा और उसे पहले से तय रकम का भुगतान कर देगा। इस टोकन को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम मिला। जैसे भारत में इसे ह्युंडी के नाम से जाना जाता है, सोमालिया में ये जवाला हो जाता है, अरब के लोग इसे हवाला कहते हैं। इसे हम उस दौर की बैंकिंग के रूप में समझ सकते हैं। पुराने समय में किसी व्यापारी की साख इस बात से तय होती थी कि उसकी हुंडी कहां तक चलती है। धीरे धीरे बढ़ती व्यापारिक जरूरतों के चलते आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत हुई, लेकिन हवाला कभी बंद नहीं हुआ। आधुनिक बैंकिंग ने लेन देन के रिकॉर्ड को आसान बना दिया। लेन देन के इस रिकॉर्ड ने सरकारों के लिए टैक्स चोरी करने वालों तक पहुंचना आसान बना दिया। लेकिन इसका तोड़ निकालने के लिए गलत तरीके से पैसा कमाने वालों और टैक्स की चोरी करने वालों ने सदियों से आजमाई हुई हवाला व्यवस्था का सहारा लिया। आज ये गैर कानूनी तरीके से पैसा इधर से उधर करने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। तो चलिए, ये हमने आपको बताया कि हवाला होता क्या है। अब खबरों की दिशा को अमेरिका की तरफ मोड़ते हैं, क्योंकि वहां की राजनीति में ऑपरेशन कमला हो गया है। उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने के बाद इंडियन अमेरिकन कमला हैरिस अमेरिका की राजनीति में ट्रेंड कर रही हैं। उनकी मां भारतीय थीं।
और कमला की आंखों में सुपर पावर अमेरिका की सत्ता का सपना है। कमला हैरिस का भारत से और खासतौर पर चेन्नई से क्या रिश्ता है, ये आपको दिखाते हैं। Stand before you today to announce my candidacy. 23 सितंबर 2019 को अमेरिका में हाउडी मोदी के मंच पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समुदाय का दिल जीत लिया था। मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। मोदी के निमंत्रण में आए राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मंच से अमेरिका में भारतीयों की भूमिका की दिल खोलकर तारीफ की थी। One of America's greatest, most devoted and most loyal friends, Prime Minister Modi of India. Thank you. और अब उनके सामने खड़े डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने सेनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर भारतीय अमेरिकन वोटरों को रिझाने का बड़ा दांव खेल दिया। जो बिडेन ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे ये घोषणा करते हुए काफी गर्व हो रहा है कि मैंने अपने साथ चलने वाले साथी के रूप में कमला हैरिस जैसी बहादुर योद्धा और देश की सबसे बेहतरीन नौकरशाहों में से एक को चुना है। कमला हैरिस पूरे जोश के साथ चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं। 51 साल की कमला हैरिस अभी कैलिफोर्निया से सेनेटर हैं। कमला हैरिस की मां चेन्नई से और पिता जमैका से ताल्लुक रखते हैं। कमला हैरिस नियमित तौर पर मंदिर जाती रही हैं। अपनी पढ़ाई के दिनों में वो तकरीबन हर साल अपने ननिहाल चेन्नई के बसंतपुर भी आया करती थी। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपकी परवरिश साउथ इंडियन खाने के बीच हुई, तो उसके जवाब में एक बार उन्होंने बाकायदा दक्षिण भारतीय व्यंजनों के नाम तक गिना दिए थे। South Indian food, lots of rice and yogurt, potato curry, dal, lots of dal, idli. Yes, idli. नवंबर 2018 में YouTube पर अपलोड हुए इस कुकरी शो में जब मशहूर शेफ मिंडी कैलिंग ने उनसे पूछा, क्या आप खुद को भारतीय मानती हैं, तो उन्होंने पूरे जोश से इस बात को माना था। You are Indian. Yes. Okay, and I don't know that everybody knows that, but I find that wherever I go and I see Indian people at the supermarket, on the street, everyone's like, you know, Kamala Harris is Indian, right? It's like the thing we're so excited about to have you running for president. Yeah. So we're both Indian, Yes. but actually we're both South Indian. Yes. You look like the entire one half of my family. कमला हैरिस और उनकी बहन माया को उनकी मां श्यामला गोपालन ने परवरिश दी। श्यामला गोपालन 1958 में कैलिफोर्निया आई थी। वो एक कैंसर रिसर्चर और नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाली एक्टिविस्ट थी। कमला हैरिस का नाम उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आते ही भारतीय मूल के लोगों में उत्साह देखा गया है। भारत में उनके रिश्तेदारों की खुशी का ठिकाना नहीं है। Shamla was a great classical singer. She won the President's Award for Carnatic music before she left India. She used to sing in Indian functions instead. She used to take them there. So both the daughters had grown up with a very strong cultural influence of the Black American community and the Indian community. परिवार खुश है, अमेरिकी भारतीयों में उत्साह है। हालांकि कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर हुए चयन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुटकी ली है। उनका कहना है कि वो बिडेन के इस चयन से हैरत में है। ट्रंप ने ट्वीट किया, मैं किसी भी चीज से इतना ज्यादा हैरान नहीं हुआ क्योंकि कमला हैरिस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। बहरहाल कमला हैरिस के भारतीय कनेक्शन पर तो कोई शक नहीं है, मगर उनका ये पैदाइशी कनेक्शन इस साल नवंबर में होने वाले चुनावों में उनको अमेरिका के भारतीयों से कितना कनेक्ट कर पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आज तक ब्यूरो। अब इस खबर की पूरी पिक्चर को समझाते हैं आपको। सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन कमला से ट्रंप को टक्कर मिलेगी? क्या कमला हैरिस के आने से बदल जाएगा चुनावी गेम? अपने समुदाय की पहली महिला हैं जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव का महत्वपूर्ण टिकट मिला है। अलग अलग समुदायों में पहुंच बनाने की काबिलियत है, वोट खींच सकती हैं, शरणार्थी वर्ग के खिलाफ ट्रंप की बयानबाजी का करारा जवाब दे सकती हैं। अपने सवालों से प्रतिद्वंद्वी को बेचैन करने की छवि है। कोरोना काल में प्रशासन पर जोरदार तरीके से उन्होंने सवाल उठाए हैं।
यह भी बताया जाता है कि कमला हैरिस के आने से अमेरिका के कौन से राज्यों पर असर पड़ सकता है और वोट इधर से उधर हो सकते हैं। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, इसके अलावा 2016 में ट्रंप की जीत का अंतर 2 राज्यों में कम था, वहां पर भी असर पड़ सकता है। ये राज्य हैं जॉर्जिया और फ्लोरिडा। अश्वेतों के वोट ट्रंप और उनकी टीम का गेम पलट सकते हैं। तो ये बात हो गई कमला हैरिस से जुड़ी हुई पूरी पिक्चर की। और अब हमारा अगला विश्लेषण उन लोगों के लिए है जो एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करते हैं और गूगल प्ले स्टोर से तरह तरह की ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या आपके फोन में पाकिस्तानी ऐप्स हैं? इस सवाल का जवाब हाँ हो सकता है और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के आदेश पर ऐप बनाने वाले डेवलपर भारतीय सेना, पुलिस, बीजेपी के पार्टी वर्कर्स और आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ये ऐसी ऐप्स हैं जो आप इंस्टॉल तो कर लेते हैं, लेकिन ये आपके फोन से सीधे पाकिस्तान से संपर्क कर लेती हैं और आपके डेटा को वहां की खुफिया एजेंसियों के हाथ में पहुंचा देती हैं। चाइनीज ऐप्स पर तो स्ट्राइक हो ही रही है, लेकिन इस बीच हमें पाकिस्तानी ऐप्स पर भी नजर रखनी होगी। चाइनीज ऐप्स के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक का मौसम चल रहा है। भारत ने पहले 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया, फिर 47 चाइनीज ऐप्स को ठिकाने लगाया। इस वक्त 275 ऐप्स भारत सरकार की नजर में है। मकसद ये है कि भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा हो। ये घोषणा तो याद ही होगी आपको। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अब इंडिया टुडे की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से चौंकाने वाला सच सामने आया है। हमें एंड्रॉयड पर काम करने वाली ऐसी ऐप्स और डेवलपर्स का पता चला है जो खास तौर पर भारतीय सेना और कानून पालन को सुनिश्चित करने वाले पुलिस अफसरों को टारगेट कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई ऐप्स का नेटवर्क तो ऐसा है जो बीजेपी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाने पर ले रहा है। और चिंता की बात यह है कि ऐप्स का यह नेटवर्क खुफिया तरीके से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। गूगल प्ले स्टोर पर एक एंड्रॉयड ऐप है जिसका नाम है इंडियन आर्मी फोटो स्वीट एडिटर 2020। आर्मी स्वीट एडिटर ये ऐप अपने इस्तेमाल करने वाले यूजर को इंडियन आर्मी का लुक देने का वादा करती है। यूजर अगर चाहे तो इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म भी चुन सकता है। चिंता की बात यह है कि यह ऐप 10,000 से ज्यादा बार डाउनलोड की जा चुकी है। यह ऐप लोगों को बालाकोट एयर स्ट्राइक मिशन में शौर्य दिखाने वाले भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन के स्टाइल में मूंछों वाला लुक रखने का ऑप्शन भी देती है। गूगल प्ले स्टोर के डेटा के मुताबिक इस ऐप का डेवलपर यूनाइटेड किंगडम का है जिसका नाम है स्नोबेरी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस डेवलपर ने अपना पूरा पता नहीं लिखा है। स्नोबेरी ने ही ऐसी एक ऐप पुलिस की यूनिफॉर्म को लेकर भी तैयार की है। इसकी जांच करने पर पता चला कि यह पूरा खेल पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान की खुफिया टीम से जुड़ा है। आज तक की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि स्नोबेरी नामक ये डेवलपर पाकिस्तान की गहरी साजिश का हिस्सा है। एक और एंड्रॉयड एप्लीकेशन को देखिए। यह ऐप अपने यूजर को बीजेपी के पोस्टर बनाने की सुविधा देती है। इस पोस्टर में एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होगी, बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल होगा और यूजर की तस्वीर इसमें फिट कर दी जाएगी। जांच करने पर एक बार को लगता है कि यह ऐप डेवलप करने वाला ऑस्ट्रेलिया का युवा ब्रेव है, लेकिन जो डिटेल दिए गए हैं उनसे शक होता है। इसकी डिटेल में कई गलतियां हैं और पता भी अधूरा है। साधारण तौर पर देखने में स्नोबेरी और युवा ब्रेव में कोई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।